नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर शिव कुमार प्रसाद, भोजपुर ज़िला में ही मैं एक शिक्षक हूँ। 1 फरवरी 2023 से इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा अभी चल रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई है, 11 फरवरी तक है। और 14 फरवरी 2023 से मैट्रिक की मतलब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की वार्षिक परीक्षा होने वाली है। तो मैं उन विद्यार्थियों के लिए अपने तरफ से कुछ सुझाव, कुछ टिप्स, कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। शायद उन परीक्षार्थियों को ये मेरा अनुभव कुछ काम आ जाए। तो मैं 2 बिंदुओं पर बात करूँगा। पहला बिंदु ये है कि मैट्रिक का जो एग्ज़ामिनेशन आप दे रहे हैं, आप सेंटर पर जाएंगे तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर क्या क्या आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना है, एक तो ये चीज़। और दूसरी बात कि एज ए परीक्षार्थी जब आप परीक्षा में अपने उत्तर को दे रहे होंगे तो किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देंगे जिससे आपका नंबर अच्छा स्कोर हो जाए। क्योंकि हम लोग शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों को हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप जब मैट्रिक में जो नंबर स्कोर करते हैं वो आपके पूरे 10 साल के जो अध्ययन का एक औसत परिणाम होता है और उसी परिणाम के आधार पर आपके शैक्षणिक जीवन की शुरुआत होती है। क्योंकि वो नंबर ही डिसाइड करते हैं कि आपके जो अभिभावक हैं, आपके जो परिवार वाले हैं, आपके विषय में वो क्या सोचें या अथवा आप स्वयं क्या सोचेंगे। मतलब किस क्षेत्र में जाना है, इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, सिविल सर्विसेज निकालना है, शिक्षक बनना है, क्या बनना है, वो नंबर भी कहीं ना कहीं वैरी करता है, डिसाइड करता है। और साथ ही उस नंबर के आधार पर ही आपको किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो खैर, इस नंबर की महत्ता को ध्यान में रखते हुए मैं विद्यार्थियों को यही सुझाव देना चाहूँगा कि इस परीक्षा को आप गंभीरता से लें, तनावपूर्ण नहीं, तनाव रहित होकर के सादगी से, अच्छे तरीके से, ईमानदारी से परीक्षा देंगे। तो चलिए हम बताना चाहेंगे कि पहले एक एग्जामिनेशन सेंटर पर, चूँकि मैं भी एक शिक्षक होने के नाते मुझे भी परीक्षा में ड्यूटी मिली हुई है, चूँकि मैंने जो वहाँ देखा, महसूस किया, चाहे हमेशा देखता हूँ। तो विद्यार्थी चूँकि उससे अनभिज्ञ होते हैं, उन्हें नहीं पता है कि परीक्षा सेंटर पर, एग्जामिनेशन सेंटर पर क्या क्या ध्यान देने की ज़रूरत होती है, बातें होती हैं। एक समय था, बहुत बिहार में चीटिंग हुआ करता था, बच्चे बहुत चोरी से पास होते थे, लेकिन अब हमारे सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया है और ऐसा अब कुछ नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ जो सही है, क्योंकि मैं उसका एक तरह से वहाँ पर साक्षी हूँ, कि हमारे ही सेंटर पर 24 विद्यार्थियों को सिर्फ इसलिए परीक्षा देने से वंचित रखा गया क्योंकि वो 10 मिनट लेट थे। 10 मिनट लेट हो गए तो आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे, इसका भी आप लोग ध्यान रखें। अतः सभी विद्यार्थियों से मेरा सुझाव है कि आप परीक्षा केंद्र पर आप समय से पहले पहुँचें। पहले 9:20 समय था इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए, लेकिन मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए समय घटा दिया गया है। इसके लिए राज्य शिक्षा विभाग से एक पत्र भी जारी हो चुका है जिसमें आप लोगों को 9 बजे पहुँचना है। तो मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि आप 9 बजे से पहले अपने परीक्षा केंद्र पर इन कर जाएँ, अपने स्थान पर बैठ जाए जा करके। क्योंकि आप लेट करेंगे तो हो सकता है कि परीक्षा केंद्र के संचालक जो है आपको एंट्री ना दें और आप परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। तो एक तो ये चीज़ है कि आप समय से पहले पहुँचें। दूसरा बात ये है कि इस बार बहुत ज़्यादा मतलब कि आप लोगों पर नज़र रखी जाएगी। बहुत जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जो प्रशासनिक इकाई है, चाहे जो इन्विजिलेटर्स हैं या सीएस हैं या जो भी मतलब कि इसमें परीक्षा में संलग्न हमारे जो शिक्षक साथी हैं या जो भी हैं, सभी कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो चीटिंग का जो एक रिवाज चल गया था बिहार में, वो माने चीटिंग नहीं हो और परीक्षा जो कदाचार मुक्त हो। तो इसलिए आप लोग चीटिंग तो सोचे भी नहीं, क्योंकि आप परीक्षा में यदि आप चीट पकड़े जाते हैं तो आप एक्सपेल कर दिए जाएंगे और उस परीक्षा से वंचित कर दिए जाएंगे और आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। हो सकता है कि 6 महीना की सज़ा भी हो जाए, 2000 रुपया आपको जुर्माना भी देना पड़े। आपके अभिभावक से लेकर आपके जो गांव वाले, आपके रिश्तेदार सभी जान जाएंगे कि यह बच्चा जो है चीटिंग कर रहा था, पकड़ा गया और थाने में उनको लेके जाया गया। तो ऐसी बेइज्जती, ऐसी चीज़ें आपको सामना न करना पड़े। सुझाव है कि चीटिंग दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप जब एग्जामिनेशन सेंटर पर अपने स्थान पर बैठेंगे
तो वहाँ पर अगल बगल कहीं ना कहीं आप देख लेंगे कि कोई पुर्जा या चीट तो गिरा हुआ तो नहीं है। यदि ऐसा मिलता है तो वो चीट को अपने इन्विजिलेटर्स को या जो परीक्षा केंद्र पर जो आपकी कक्षा में जो शिक्षक प्रतिनियुक्त होंगे उनको आप सुपुर्द कर दें कि सर ऐसा चीट गिरा हुआ था, आप ये रख लीजिए, यहाँ पर बगल में दिखाई दे तो कम से कम बैठे तो आसपास देख लें कि कहीं पहले से कोई पुर्जा वुर्जा तो नहीं गिरा हुआ है, तो यह काम कर लेंगे। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ और भी है कि आप अपने स्थान पर बैठ करके अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आप परीक्षा दें। अपने अगल बगल के साथियों से बातचीत ना करें। यह भी आपको कहीं ना कहीं इन्विजिलेटर्स के नज़र में आप गलत हो जाएंगे, या सीएस या कोई एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको अलग तरीके से देख रहे होंगे तो आप नज़र में आ जाएंगे और आपको परीक्षा में कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। तो ऐसी कुछ बहुत चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा आप कृपया ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं उस पॉइंट्स पर कि जो एक अच्छा विद्यार्थी जो अपना सर्वस्व अपना पूरा तन मन पूरा लगा करके पढ़ाई किया है और वो चाहता है कि मेरा मैट्रिक परीक्षा में बहुत अच्छा अंक स्कोर हो, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने शैक्षणिक जीवन से जो मैंने अनुभव प्राप्त किया है मैं शेयर करना चाहूँगा। कि सबसे पहले तो आप जो भी एग्जामिनेशन में अपने आंसर शीट पर लिखें एकदम साफ साफ लिखें। कोशिश करें कि कोई भी आंसर मुझे काट कूट ज़्यादा नहीं करना पड़े, एकदम फ्रेश तरीके से जो आप जानते हैं। आप देखते होंगे कि लिखा रहता है, देखे होंगे क्वेश्चन पेपर पर कि कैंडिडेट्स मस्ट आंसर इन ओन वर्ड्स एज इट इज़ पॉसिबल। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। इसका तात्पर्य यह है कि आप यह न सोचें कि जो किताब की लाइन मुझे हूबहू याद नहीं है तो उसे नंबर नहीं मिलेंगे। बुक्स आर ओनली द मीडियम टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप बुक्स को या मटेरियल जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री रहा है उससे जो पढ़े हैं आप उसको लेकर के आप अपने तरीके से आप लगे कि आई नो बेटर व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो उसको आप उसी को अपने तरीके से आप लिखें, उस पर नंबर ज़्यादा आएगा। एक एग्जामिनर जो होते हैं यही एक्सपेक्ट करते हैं कि विद्यार्थी जो है वो कितना इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जानता है। तो अच्छा स्कोर करना है तो साफ साफ लिखें और अपने शब्दों में ही उत्तर दें। लगना चाहिए कि बुक का सेम टू सेम लाइन नहीं है, कुछ फैक्चुअल बातें होती हैं जो बुक का, तो मान लीजिए कोई आ गया अब्राहम लिंकन का प्रजातंत्र के प्रति जो परिभाषा है उसको लिखे, तो उसको तो आप अपने मन से नहीं कर सकते हैं। यदि एग्जैक्टली कोई तथ्यात्मक चीज़ें पूछी जाती है वो तो लिखना पड़ेगा, लेकिन जब आंसर अपने शब्दों में लिख रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि हम अपने शब्दों में ही अपने तरीके से उत्तर लिखें। मैं उन्हीं तरीकों पर भी कुछ बात करूँगा। जैसे मान लीजिए कि पहली बात तो एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें। कभी कभी क्या होता है ना कि पूछ रहा है कारण, आप दे रहे हैं परिणाम, पूछेगा कुछ और, आप दे रहे हैं उत्तर कुछ और, उससे मिलता जुलता है। तो इसलिए प्रश्न को ठीक से पढ़ने के लिए ही जो बोर्ड है, कमीशन है, सरकार है, वो कम से कम 15 मिनट आपको ज़्यादा समय दिया जा रहा है। पहले 1 घंटा का तो 1 घंटा होता था, 2 घंटा, अब सवा 3 घंटा मिल रहा है। तो इसलिए आप क्वेश्चन को काफ़ी तरीके से पढ़ें कि पूछ क्या रहा है, तब आप उत्तर दें, सावधानी से कहने का मतलब। इसके बाद जो क्वेश्चन है, हाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। जैसे आप कॉपी जब मिलेगा आपको तो देखेंगे कॉपी पर एक बाएं साइड में एक लाइन, माने कि पैराग्राफ को छोड़ने के लिए कहते हैं, एक लाइन खींची रहती है, ठीक है, तो 1 या 2 इंच में। तो उस करेंगे क्या, मेरा एक छोटा सुझाव है कि क्वेश्चन नंबर उस लाइन के अंदर दें, क्वेश्चन के जो आंसर के जो पॉइंट्स होते हैं उस लाइन के बाहर रखें। इससे क्या होगा कि एकदम क्लियरली स्पष्ट एग्जामिनर समझेंगे कि दीज आर द क्वेश्चन नंबर एंड दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द आंसर। मतलब कि बाएं साइड में जो आप लाइन के अंदर दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर है, अंदर में जो लिखेंगे लाइन के बाहर, तो उस मान लीजिए कि आपने दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिखा, उस दीर्घोत्तरीय प्रश्न के उत्तर में बहुत सारे आपको पॉइंट्स देने होते हैं, तो पॉइंट्स आपको देंगे दिखाई देगा। तो ऐसे क्या होता है कि उसमें 2 हानि होता है। यदि आप लाइन के बाहर ही आप क्वेश्चन नंबर भी दे रहे हैं, आंसर के पॉइंट्स भी दे रहे हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन पैदा ये होता है कि ये क्वेश्चन नंबर है कि आंसर का पॉइंट्स है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। कुछ बच्चे रोमन अंक 1 और 1 कन्फ्यूजन होते हैं, हिंदी में 1 लिखते हैं, रोमन अंक में 1 लिख दिए, अब पता नहीं चलेगा क्वेश्चन नंबर है कि पॉइंट्स है, तो इससे कन्फ्यूजन होता है। दूसरा कन्फ्यूजन क्या होता है, या बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है परीक्षार्थी के लिए, कि जब आप कोई प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो हम लोग एक चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि आप पैराग्राफ शुरू करें तो एकदम शुरू से मत लिखें, कम से कम एक शब्द
का स्पेस छोड़ करके लिखना शुरू करें। उसको हम लोग पैराग्राफ छोड़ना कहते हैं। तो इससे क्या होगा, यदि आप बाउंड्री के बाहर ही आप क्वेश्चन का पॉइंट्स देते हैं तो अब फिर पैराग्राफ कहाँ शुरू करेंगे, तो पता नहीं चलेगा। कुछ विद्यार्थी को ज्ञान है कि पैराग्राफ छोड़ना मतलब कहाँ से लिखना शुरू करना है, इसलिए क्वेश्चन में अंदर में रहेगा और एक शब्द का स्पेस छोड़ करके आप उत्तर लिखना शुरू करेंगे तो सुंदर तो लगेगा ही, और लिखने का भी तरीका यही होता है, जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो मैं सुझाव देना चाहूँगा कि आप कोई भी चीज़ पूछता है, किसी भी तरह का प्रश्न हो, ठीक है, कुछ मैंने कहा कि तथ्यात्मक कुछ फैक्चुअल चीज़ें होती हैं जिसको आप अपने अंदाज में नहीं लिख सकते हैं, उसको तो एग्जैक्ट लिखना पड़ता है। लेकिन जहाँ लगे कि मैं कुछ इसमें अपना इनपुट इंक्लूड कर सकता हूँ, मतलब कि एग्जामिनर को मैं यह भी दर्शाना चाह रहा हूँ या चाहती हूँ कि कम से कम मेरे को इस चीज़ के बारे में इतनी समझ है, तो उसको कम से कम दिखाना पड़ता है। तो आप कम से कम मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आ गया कि आर्थिक पिछड़ेपन के कारण बताएं भारत में, तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, आर्थिक पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण है, पॉइंट देकर लिखना शुरू कर देते हैं। तो मेरा एक सुझाव है कि कम से कम लिखिए कि आर्थिक पिछड़ेपन होता क्या है, 1 या 2 लाइन जो आपकी समझ में आती है। उसके बाद लिखिए कि हमारे समझ से या मेरे समझ से भारत में आर्थिक पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, और तब पॉइंट्स दे करके आप लिखिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि पॉइंट्स दे करके या छोड़ दिए, उस पर डिस्क्राइब नहीं किए। तो जो तेज तरार बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, पॉइंट्स दिए और 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जो भी हो आपकी समझ से अच्छे आप डिस्क्रिप्शन के साथ आप लिखते जाइए, और उस आंसर के अंत में आप निष्कर्ष जरूर दें। कि निष्कर्ष तो हम कह सकते हैं कि उक्त मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उक्त कारणों के अतिरिक्त और भी कारण हो सकते हैं, इसके ये परिणाम होते हैं, कारण होते हैं। आप कुछ ना कुछ कंक्लूजन जरूर डाल दीजिए। इसमें क्या होगा कि मतलब कि योर आंसर विल बी परफेक्ट, तो वो अट्रैक्टिव भी होगा और परफेक्ट भी होगा, और लगेगा कि कहीं ना कहीं एक तेज विद्यार्थी का लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप लघुत्तरीय प्रश्न लिख रहे हैं, लघुत्तरीय प्रश्न में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इसको कैसे लिखें। कुछ बच्चे क्या होते हैं, एरो देके 2 या 3 पॉइंट्स बना देते हैं, कुछ बच्चे एकदम ऐसे ही सिलसिलेवार ढंग से लिख देते हैं। तो मैं उसी तरह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप एक शब्द का स्पेस छोड़ करके वहाँ से लिखना शुरू करें, 1 लाइन 2 लाइन लिख करके 2 या 3 पॉइंट्स बना के छोड़ दें। लघुत्तरीय में ज़्यादा आपको डिस्क्राइब करने की आवश्यकता उतनी नहीं होती है, क्योंकि 2 नंबर का होता ही है। तो आप कम से कम 4 5 6 लाइन लिख दे रहे हैं तो उतना ही काफ़ी होता है, ठीक है। तो वो कर सकते हैं। इसके बाद एक और बातें हैं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उत्तर में ऊपर में लिख देते हैं माँ सरस्वती की दया, तो माँ भगवान शिव गणेश की, तो उसमें देवी देवताओं कृपया नाम का जिक्र न करें, ये अशोभनीय है और ये मतलब कि अच्छा इम्प्रेशन आपको नहीं दे सकता है। तो इसका भी ख्याल रखें। देवी देवता भगवान के घर में ही पूजा करके जाएं और मन में रखें। वो सबसे बड़ा परीक्षार्थी अपने आंसर शीट पर ये सब चीज़ें कृपया करके मेंशन न करें। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि अभी जो है वर्तमान में कोई भी मतलब चीज़ें हैं, मतलब कि जो परीक्षा तो नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, 2-4-5 दिन है, अब नया चीज़ पढ़ने का कोशिश ना करें। मेरा एक सुझाव ये है कि जो भी चीज़ें आपने पूरे साल पढ़ा है या जैसे भी पढ़ा हो उसको आप रिवाइज करें। जो भी नोट्स बनाए हैं आप एक सिलसिलेवार देखते जाएं कि कौन सा आंसर है जिसको हो सकता है कि एग्जामिनेशन में हम लिख नहीं पाए, तो उस पर ज़्यादा फोकस करके हाईलाइट करके समझने का कोशिश करें। नहीं समझ में आता है तो आपके जो कंसर्न टीचर हैं उनको कॉल करें, उनसे बात करें कि सर इस आंसर को कैसे लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका भी जब सर से बात करेंगे अपने, तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो आपको सपोर्ट करेंगे कि हम इस चीज़ को क्लियर हो गया, अपने तरीके से आराम से हम लिख सकते हैं। तो इस सब चीज़ें पर भी ध्यान देना। और दूसरी बात कि जैसे आप जब उत्तर लिखेंगे तो एक मैं चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि कभी भी आप उत्तर लिखें तो ज़्यादा बात बनाने का कोशिश ना करें। अब बिल्कुल आंसर नहीं आ रहा है तब तो अलग बात है, कुछ ना कुछ अपना एक इनपुट जो डालने का कोशिश करोगे। मैं सुझाव दूंगा कि आपके आंसर से नंबर तभी ज़्यादा आते हैं कि जब आप फैक्चुअल बातों को भी उसमें लिखते हैं। अब ये नहीं कि सिर्फ हम बातें बना रहे हैं, क्योंकि फैक्चुअल बातों को बात जानते हुए उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अपना इंक्लूड करते हुए उत्तर बनाएं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज़ जानते हैं, एग्जैक्ट जानते हैं, तो उस फैक्चुअल बातों को ये किस ईस्वी में हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, किसके संदर्भ में हुआ था, इसके मतलब कि क्या क्या कारण थे, तो कुछ फैक्चुअल तथ्यात्मक बातों को जोड़ते हुए एक्सप्लेन करते हुए लिखें। तब लगेगा कि विद्यार्थी रियल में पढ़ाई किया है और जो सही आपका जो उत्तर होगा वो बहुत ही परफेक्ट होगा, स्कोरिंग होगा और नंबर ज़्यादा देगा। तो इस तरह से मेरे थोड़े छोटे जो सुझाव थे अपने मैट्रिक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए।
बाकी मैं यही शुभकामना दूंगा कि अपना बेस्ट करें, अपना सबसे अच्छा मतलब कि लिखने का प्रयास करें और किसी प्रकार का आप टेंशन नहीं लें। जब आप परीक्षा के गेट पर जाएंगे लगेगा कि कितना पढ़े तो सब भूल गए, क्योंकि ऐसा होता है, सबके साथ होता है, हम लोग के साथ होता था। बहुत पढ़ाई किए और गए गेट के पास, इस विषय में बहुत ज़्यादा पढ़ने से भी टेंशन होता है। अब जाएंगे लगेगा गेट पर जैसे ही इन करेंगे, अरे हम तो ब्लैंक हो गए, भूल गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब जैसे ही आप सीट पर बैठेंगे, आपके पास जो आंसर सीट आएगा, थोड़ा सा मन हल्का होगा, तब तक आप अपना नाम, रोल नंबर बारीकी से तरीक़े से भरेंगे। जल्दबाजी मत भरिएगा, क्योंकि एक नया गाइडलाइन जारी हुआ है कि जो आंसर शीट पर आपको व्हाइटनर का यूज़ नहीं करना है। तो इसका भी देखिए मैंने कहना भूल गया था, आप ध्यान रखेंगे। कोशिश करेंगे कि हम गलत ना भरें। कोई कन्फ्यूजन होगा तो अपने जो उसमें गार्डिंग कर इन्विजिलेटर जो होंगे उनसे आप बात कर लेंगे, लेकिन गलत नहीं भरेंगे। तो वहाँ बैठेंगे, आप क्वेश्चन आएगा, एक बार देख लीजिएगा कि सब कुछ मेरे को आता है। लगभग आप पढ़ाई किए होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जरूर आता होगा। एक महत्वपूर्ण और चीज़ मैं जोड़ देता हूँ अंततः, कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 100 होते हैं, उसमें से 50% करने होते हैं। तो आप खुद सोचिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं और आप 50 क्वेश्चन उसमें नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आपका 49 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि आप 51 नहीं जानते हैं। कहने का मतलब यह है मेरा कि यह मैंने मत सोचिए कि हमको लाइन बाई लाइन 1 से लेकर 50 तक कर देना है। आप सबसे पहले मेरा एक छोटा सुझाव है कि पूरा क्वेश्चन को आप देखते जाइए। जिसको एग्जैक्ट उत्तर जानते हैं, एकदम एग्जैक्ट उत्तर जानते हैं, उसको पहले आप बिंदी या कोई टिक करते जाइए, ठीक है। और टिक करते करते आप पूरा 100 तक देख लीजिए। जिसको नहीं आता है उसको छोड़ते जाइए, बिल्कुल छोड़ते जाइए। जो एकदम एग्जैक्ट जानते हैं उसको पहले टिक कीजिए और तब काउंट कीजिए मेरा कितना हो सकता है कि 35-40 आ गया, अभी मेरा 10-15 घट रहा है। तब आप फिर पीछे से जाइए, देखिए कौन कौन मेरे करीब था आंसर के, उसको टिक कर लीजिए और तब 50 और रंगिए। ये जरूरी नहीं है कि आप 50 तक 60 तक ही जाकर के अपना स्टॉप कर दिए। आप 100 तक जाइए, टोटल ऑब्जेक्टिव तक जाइए। जितना करना है उतना पहले आप देख लीजिए किसका एग्जैक्टली आप उत्तर जानते हैं। और दूसरा सुझाव मैं दूंगा कि जो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होगा उससे बचने का प्रयास करेंगे। अब कन्फ्यूजन में क्या होता है कि हाँ ये उत्तर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो चलो मेरे समझ से ये होगा, मान लीजिए। इसमें क्या होता है कि हो सकता है गलत हो जाए, और जिस क्वेश्चन का आंसर आप जानते होंगे आप उसको अब तो रंग दिए हैं, फिर तो बैक होंगे नहीं, तो आपका अफसोस हो जाता है। इसलिए छोटी छोटी बातें थी मेरे तरफ से। और जो भी मैट्रिक के विद्यार्थी हैं, मैं सबको शुभकामना देता हूं कि आप अपना परीक्षा अच्छे तरीके से दें। जितना पढ़े हैं आप एग्जाम में बैठेंगे ना, उस सब आपका एकदम बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्चुअल के साथ आएगा। किसी तरह का तनाव नहीं लें, अपना सर्वोत्तम दे, बेस्ट दे। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी जो थोड़ा सा मेरा सुझाव था, थोड़ा सा मैंने सोचा कि मुझे अपने बच्चों विद्यार्थियों को देना चाहिए, तो मैंने कोशिश किया। कुछ बातें उचित अनुचित लगे हों, क्षमा प्रार्थी हूँ। और चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।